लिए सर्वप्रथम मैं अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर रेखा कुमारी जी और अपनी प्राचार्य से अनुरोध करती हूँ कि भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। मैडम, आप सादर आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। श्री राधा गोविंद तिवारी जी, अशोक जी, कांति जी, आप भी। और सभा कक्ष में उपस्थित सभी जन से आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलन के सम्मान में खड़े रहें। आत्म दीपो भव, अप दीपो भव। दीपक जलाकर हम अपनी संस्कृति के अनुरूप यह निश्चय लेते हैं कि हम जहां जाएंगे अपने चारों ओर अपने विचारों से, अपने कर्मों से प्रकाश ही प्रकाश फैलाएंगे। दीप प्रज्वलन करती हुई मुख्य अतिथि और इसी दीप प्रज्वलन के साथ हमारी आज की एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा बिहार सरकार डॉक्टर रेखा कुमारी मैम के स्वागत के लिए अपनी प्राचार्य डॉक्टर जयश्री से अनुरोध करती हूँ कि वो उन्हें पौधा एवं शॉल देकर मैडम का औपचारिक स्वागत करें। इस शॉल की खासियत है कि इस पर जो प्रिंट दिख रहा है मधुबनी पेंटिंग का, वो हमारी महाविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर गीतांजलि के द्वारा बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत मैडम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। इसके बाद में मैडम के साथ आए श्री राधा गोविंद तिवारी जी का स्वागत करने के लिए हमारे अकाउंटेंट श्री राजेश कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। श्री राजेश कुमार सिन्हा जी। मैं हमारे बीच की सहायक प्राध्यापिका श्रीमती प्रभा कुमारी से आग्रह करती हूँ कि वो श्री राधा गोविंद तिवारी जी को महाविद्यालय परिवार की ओर से बुके देकर स्वागत करें।
मैं डॉक्टर सबिहा हसन से आग्रह करती हूँ कि वो बुके के द्वारा महाविद्यालय परिवार की ओर से श्री अशोक कुमार जी का स्वागत करें। तत्पश्चात मैं हमारे अकाउंटेंट श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वो महाविद्यालय परिवार की ओर से श्री कांति जी का स्वागत करें। फूलों से स्वागत तो हो चुका और अब बारी है औपचारिक स्वागत हमारी प्राचार्य की ओर से। तो मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर जयश्री से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आज के सभा में उपस्थित सभी जन का औपचारिक स्वागत करें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। 48 साल के स्ट्रगल के बाद आज अगर हम लोग अपने महाविद्यालय में के प्रांगण में खड़े हैं और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी सहयोगी, सभी कर्मचारीगण, छात्राएं हमारी, सभी हमारी सहयोगी बहनों की ओर से महाविद्यालय में हमारी निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी महोदया का स्वागत करने में सक्षम है। तो ये वैसा ही है जैसे हम लोग पूजा के समय कहते हैं तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। मैडम, आपकी दी हुई इस भवन में, इस महाविद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत है। कहती है बहुत कष्ट से जब चीज़ मिले तो उसकी आदर को जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग सभी नहीं, हम लोग सबका स्ट्रगल था, हम लोग सारे टीचर्स का स्ट्रगल था जो हम लोगों ने पुराने कॉलेज में किया, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ हैं। स्थानांतरण के लिए भी आप सभी ने समय और अपना डेडिकेशन दिखाया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को मैडम के सामने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपने सभी महाविद्यालय के कर्मचारियों का भी मैं आभार को धन्यवाद ज्ञापन तो बाद में होगा, लेकिन ये आभार प्रकट किए बिना ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता। मैडम ने जो सहयोग दिया वो मुझे और मैडम को और विभाग को पता है कि किस तरह से यह महाविद्यालय यहाँ आया। आप लोग जानती हैं जब शिफ्टिंग चल रही थी उस वक्त भी हम लोग इस महाविद्यालय में किसी कमरे में वैक्सीनेशन सेंटर था और वैक्सीनेशन सेंटर रहते हुए हम लोगों ने अपने महाविद्यालय में शिफ्टिंग शुरू की थी। महाविद्यालय स्थानांतरित हो रहा था और लग रहा था कि ईश्वर की इतनी कृपा हो कि जब स्थानांतरण पूरा हो जाए तो उस वक्त हम लोग को ये कमरा भी तब तक खाली मिल गया। इसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सर का आभार व्यक्त करती हूँ। अपने एसडीएम सर का, मुकेश रंजन जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों की तकलीफ को समझकर यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवाया ताकि हमारी छात्राएं अपना वर्ग आराम से कर सके, उनका नामांकन सुविधापूर्वक हो सके। और आने वाले समय में बहुत सी अच्छी खबरें हैं आपके लिए। आपके महाविद्यालय को राज्य का पहला केंद्र आपके महाविद्यालय को मिला। अमीन कोर्स एक शुरू हो रहा है। आप लोग सब परिचित होंगे, पुराने जमाने में राजा लोग ये करते थे जमीन की नापी होगी, लेकिन अभी उसके एक्सपर्ट की बहुत कमी हो गई है। इससे संबंधित एक कोर्स खुल रहा था बिहार में राज्य सरकार के ही एक संस्थान द्वारा, पूरी कोर्स द्वारा, जिसके लिए आपका कॉलेज पहला सेंटर केंद्र के रूप में, पहले केंद्र के रूप में चयनित हुआ। यह आप सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में हमारे यहाँ से जो +2 की छात्राएं होंगी उनको एक ऐसा कोर्स करने को मिलेगा अमीन कोर्स के पाठ्यक्रम के रूप में, जिसके बाद उनके लिए सशक्तिकरण
जो आज के कार्यक्रम का, आज की कार्यशाला का विषय है, वो सशक्तिकरण की ओर के बढ़ते कदमों को और बल मिलेगा उस कार्यक्रम से। और भी कई कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, पर आज मैं चाहूंगी कि मैडम बोले हम लोगों के लिए। मैंने बाद में भी बोलूंगी। मैडम, देर से आपका आभार है मैडम। ये प्रांगण जब भी रहेगा, इस कॉलेज का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, सबसे बड़ी बात कि बिहार राज्य की शायद पहली निदेशक, महिला निदेशक के हाथों हम लोगों को ये कॉलेज मिला। प्लीज आप लोग एक बार खड़े होकर मैडम का आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इससे बोलिए, इससे बोलिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज अगर हम इस नए भवन में हैं तो इसका अधिकतम श्रेय डॉक्टर रेखा मैम और उसके बाद जयश्री मैम को जाता है। जयश्री मैम के पहले भी यह भवन तैयार था, इनके प्राचार्य बनने के पहले भी यह भवन तैयार था, लेकिन यहाँ आने की हिम्मत जो जुटानी थी वो जयश्री मैडम ने जुटाई और हमसे जहाँ तक बन सका हमने सहयोग किया और जिसका परिणाम है कि आज हम सभी इस नए भवन में अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चलिए और अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ यह भी परंपरा है कि हम कुछ भी शुभ काम करते हैं तो अपने विघ्नहर्ता गणेश जी को जरूर याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो हम आज भी अपने महाविद्यालय के इस कार्यक्रम की शुरुआत छवि कुमारी के द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना कर उसके नृत्य से करते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा छवि कुमारी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी गणेश वंदना पर एक मोहक नृत्य। कार्यक्रम के प्रारंभ में संभवतः यह विलंब इस वजह से भी हो रहा हो कि मैं एक चीज भूल गई। वो ये भूल है कि हमने अतिथियों का स्वागत तो कर दिया, लेकिन आज जिनके अथक प्रयास ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है उनको हमने सम्मानित नहीं किया। तो मैं हमारी बहन श्रीमती अनीता मिंग से अनुरोध करूंगी कि वो हम सभी पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से एक बुके देकर जयश्री मैडम को स्वागत करें।
गणेश महोत्सव अभी पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान ये गणेश वंदना पर छवि कुमारी का एकल नृत्य अत्यंत ही एक मनमोहक प्रस्तुति है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद छवि। और जैसा कि हम जान रहे हैं, आज की कार्यशाला का विषय है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव। तो इसी थीम से संबंधित एक एकल गान आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसके बोल हैं, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। तो ये मैं बता दूं कि इस गीत को ज्योग्राफी की छात्रा शिफा परवीन ने तैयार किया है। शिफा परवीन इसे प्रस्तुत करेंगी। और इस गाने का चयन हमारी प्राचार्य डॉक्टर जयश्री मैम ने किया है। मैं थोड़ा सा योगदान कर रही हूँ। एक्चुअली जो गाना में डांस आप लोगों ने देखा, मैं को बताना चाहूँगी, ये हमारी पूर्ववर्ती छात्रा मिताली सिन्हा ने तैयार करवाया था। वो भी ज्योग्राफी की पूर्ववर्ती छात्रा है, जो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में लॉयर है। आज किसी व्यक्तिगत कारण से वो आ नहीं सकती है, तो उनकी मेहनत नृत्य के साथ भी रहेगी। और अगला गाना एनएसएस की छात्रा है शिफा परवीन जो गाएंगी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर खुद है संग, आओ में छाए है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें धागे जंग, जाएंगे मंदिर भी हो गए बंद, ज़माना चलेगा चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज़ें ना बंद, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। चोटें
सुंदर थे उतनी ही खूबसूरती से शिफा परवीन ने इस गीत को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं आज के कार्यशाला के विषय पर व्याख्यान देने के लिए, जिसे सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं, मैं हमारी मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा मैम से आग्रह करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित करें। विषय है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है आपके प्रांगण में आके, और हमारी जो आपकी जो प्राचार्या हैं और हमारी जो सारी शिक्षिकाएं हैं उन्हें देख के और अपने सारे विद्यार्थियों को देख के मैं फूली नहीं समा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ अंदर से। मुझे लग रहा है कि आज यदि मैं इस पद पर हूँ और आपके बीच में आती हूँ तो और क्या क्या मैं आपके लिए कर दूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन खास मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाती, आपका बिल्डिंग को दे पाती, लेकिन फिर भी अभी हम लोग वर्तमान में सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है और 1 करोड़ की परियोजना आपके लिए सैंक्शन हुई है। जल्दी आप देखेंगे कि आपके कैंपस में काफी बदलाव आ गया है। अभी फिलहाल जो मुझे जिस पर्पस से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो ये आप लोगों ने सब्जेक्ट रखा है, जो विषय है आज का एक कार्यशाला की, नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, तो मेरा तो ये कहना है कि नारी शुरू से ही सशक्त है। बस उसे अपनी शक्ति का उसको अपनी शक्ति को समझना है। और अभी जो आप एक गाना सुन रहे थे, बेखौफ है जीना मुझे, और ये जो बेखौफ जो चाहिए आपको माहौल, हम सभी नारियों को चाहिए। तो सवाल ये है कि कैसे बनेगा ये माहौल कैसे बन पाएगा, और सशक्तिकरण का मतलब क्या है, हमें क्या, हम महिलाओं को या हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो अभी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि अपना निर्णय खुद लें। गलत या सही जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय पर हम उसका जो भी परिणाम आए उसको भुगतने के लिए हम तैयार रहें। उसको अच्छा ही हमेशा सकारात्मक सोचें, और यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, सही दिशा में चलेंगे, जैसे आपकी प्राचार्या महोदय, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है आपको यहाँ तक लाने के लिए, हमेशा आई, और उनका जज्बा देखकर, उनकी हिम्मत देखकर और उनका समर्पण देखकर, उनका लगन देखकर मुझे लगा कि नहीं, इनको सहायता देना बहुत जरूरी है। अरे यदि इन्हें सहायता दिया जाए तो संभवतः हमारी लड़कियों को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छी संस्था, एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। और आप सबको ये समझना चाहिए कि इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूशन से ही आपकी इज्जत है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा जो भी हम पाते हैं वो हमारे कर्मों से ही मिलता है। और यदि आप इस इंस्टीट्यूशन को, सभी लड़कियों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इस इंस्टीट्यूशन के इज्जत और सम्मान के लिए आप काम करें, तो आपका इज्जत अपने आप ही इस समाज में ऊपर चला जाएगा। और ये तो संस्था जो है आपका, ये महाविद्यालय गर्दन गुलजार बाग महाविद्यालय, ये इसमें तो सारी शिक्षिकाएं, मुझे लगता है कि सब पहले भी मैं मिली हूँ सबसे, आपके स्पोर्ट्स डे में भी मैं मिली थी, उस वक्त आपकी प्राचार्या थी डॉक्टर विधु रानी सहाय, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था। हालांकि उनका बिल्डिंग उस वक्त वो जो था स्थान वो पुराना था, लेकिन जज्बा कम नहीं था। और आज उन्होंने हिम्मत करके उस कॉलेज को यहाँ तक लाई हैं, तो इनका लगन है, इनकी मेहनत है, और मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबकी तरफ से भी, और पूरे बिहार सरकार की तरफ से। इतनी श्लोक और इतनी लगन पूर्ण जो इनका कार्य है, ऐसे ही भगवान इनको हिम्मत देते रहे और इनके
मन में विचार आता रहे और इसी तरह से ये आगे इस संस्थान को लेके आगे बढ़ती जाए। आज का जो हमारा जो विषय है नारी सशक्तिकरण, और तो मैंने जैसे बताया कि नारी ऐसी सशक्तिकरण का मतलब यही होता है कि अपना निर्णय खुद लेकर आगे बढ़ना। तो हम इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम कहाँ पीछे हो जाते हैं, महिलाएं कहाँ पीछे हो जाती हैं। सिर्फ शिक्षा एक ऐसा है जिसके कारण हमारा जो ग्रोथ है हमारी सारी महिलाओं का, जैसे आपको पता ही होगा पूरे हिंदुस्तान में जो आज लिटरेसी रेट है महिलाओं का और पुरुषों का, इसमें काफी अंतर है। महिलाएं जो है वो कोई 59.6% महिलाएं इन पूरे हिंदुस्तान में लिटरेट है, और मेल जो है वो कोई 79 या 80 के आसपास है जो लिटरेट है। अब लिटरेसी से क्या समझते हैं हम लोग? दो तरह का लिटरेसी होता है। एक तो लिटरेसी है कि बस लिखना पढ़ना आ जाए। दूसरा लिटरेसी जो मैंने आपको डेटा दिया है ये 15+ का दिया है, यानी कि ऐसे लिटरेट लोग जो लिखना पढ़ना तो जाने ही, प्लस रोड के सिग्नल्स को समझ सकें, अपने आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके प्रति वो रिएक्शन कर सकें, सही और गलत का निर्णय जिनमें लेने की क्षमता हो। तो वो प्लस 15+ के लोगों के बारे में मैंने बताया। तो मेल और फीमेल के बीच में एक काफी गैप है। तो शिक्षा एक सबसे इम्पोर्टेंट है, खास करके जो बिहार में जो हमारा लिटरेसी रेट है महिलाओं का वो तो बहुत ही कम है। बोलने में मुझे खराब लग रहा है, हम लोग 53 के आसपास हैं, और मेल जो है वो फिर भी 70% जो है वो मेल जो है शिक्षित है। तो इसीलिए आप देखी होंगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला आगे जाए, इसके लिए बिहार सरकार ने काफी सारे जो है वो योजनाओं को लाया है, जिसमें जो कॉलेज की जो ग्रेजुएट महिलाएं जो हैं, ग्रेजुएट जो लड़कियां हैं, उनके लिए इस साल जो है जो 21 अप्रैल के बाद जो पास करेंगी, जिनका भी रिजल्ट होगा, उनको हम लोगों ने 50,000, बिहार सरकार ने 50,000 प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया हुआ है। ये कैबिनेट का निर्णय है, और 25,000 तो हम लोग दे ही रहे हैं। 2018 के बाद जो लड़कियां जो अप्रैल में जो पास की हैं उनको 25,000 हम लोगों ने दिया भी है। मुझे लगता है कि यहाँ भी जो लड़कियां यहाँ से जो पास हुई उनको जरूर मिला होगा, क्योंकि ये कार्य मेरा ही है देने का। हमारा पूरा सेल है जो इस कार्य को करता है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का भी कहना है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनका भी कहना है कि यदि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं अच्छे से तो एक परिवार को पढ़ाते हैं, एक पूरा जनरेशन आगे बढ़ता है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। और लड़कियां जब पढ़ती हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान वो परिवार के लिए अपना उपयोग में लाती है। जैसे यदि हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य क्या है, सबसे पहला कर्तव्य एक महिला यदि एक लड़की पढ़ी लिखी रहती है तो उन्हें पता होता है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे वो ठीक रख सकती हैं। और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहेंगे, यदि आप खुश रहेंगे तो आप हर काम, किसी भी तरह की चुनौतीपूर्ण काम हो या कोई भी कार्य हो, पढ़ना हो लिखना हो या अभी डांस इतना अच्छा गाना, मुझे तो लगता है जहाँ औरतें हैं वहाँ खूबसूरती अपने आप भी खट जाती है, वो चीज अपने आप सुंदर और सहज हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि नारी ऐसे ही सशक्त है। और आप देखें पूरा समाज शक्ति की पूजा के रूप में किनको पूजता है? नारी को ही। ज्ञान में सरस्वती को पूजते हैं, शक्ति के लिए हम दुर्गा माता को पूजते हैं। तो पूजा तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कब बहुत सारी जो है हमारे यहाँ कुरीतियां जन्म ले ली, जैसे दहेज प्रथा हो गया, भ्रूण हत्या हो गई। लड़कियों को माना, भ्रूण हत्या क्यों होना लगा? क्योंकि ये माना जाने लगे लड़कियां बोझ है। बोझ क्यों हुई? क्योंकि दहेज, शादी के समय दहेज देने का जो ये सिस्टम, जो हमारी परंपरा जो शुरू हो गई, और फिर लड़कियों को घर में बंद रखने की जो परंपरा शुरू हो गई, ये माँ बाप नहीं चाहते कभी भी कि मेरी लड़कियां घर में बंद रहे, लेकिन क्योंकि समाज इस तरह का बन गया, इतना बेखौफ नहीं जी पा रही थी महिलाएं, तो धीरे धीरे महिलाएं घर के अंदर चली गई। आप पुरातन काल में आप जब भी देखेंगी, हमारा जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी
उसमें महिलाएं बहुत आजाद थी और महिलाओं को एकदम समानता का अधिकार था। कोई भी महिला किसी पुरुष से कम नहीं थी। वहां समाज में महिलाओं को बल्कि उच्च स्थान मिला हुआ था। पर जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया, मध्यकालीन इतिहास जब हमारा देश गुलाम हो गया, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को धीरे धीरे जब वो घर में रहने लग गई तो उन पे फिर वही घर में जो घरेलू हिंसा की शिकार होने लग गई। उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके निर्णय को लोगों ने सम्मान देना छोड़ दिया। उनके निर्णय को माना नहीं जाने लगा परिवार के अंदर। तो ये सारी चीजों से धीरे धीरे स्त्रियों का मनोबल कम होने लगा और स्त्रियों को लगने लगा कि अब हम तो बस घर के लिए बने हैं बस, और मेरा क्या काम है, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन धीरे धीरे समाज में अब बदलाव आ रहा है। सब महिलाएं और पूरा पुरुष पर पूरा समाज, पुरुष हो या महिलाएं, सब इस बात को समझ रहे हैं। पूरा समाज इस बात को समझ रहा है कि आज लड़कियों को आगे आना जरूरी है, उन्हें एक बेखौफ माहौल देना जरूरी है ताकि वो अपने टैलेंट को, अपने अंदर जो उनके अंदर जो भगवान ने स्पेशल कैरेक्टर्स दिया है, कोमलता का और सुंदरता का, उसको बिखेर सके, अपनी खुशबू से इस समाज को खूबसूरत और सुंदर बना सके। तो मेरा ये मानना, पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगी, अभिभावकों से, कि अपनी जो लड़कियां हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। उन्हें हमेशा ये माहौल दें कि नहीं भाई तुम लड़की हो लेकिन तुम किसी से कम नहीं हो। लड़की होने का एक सजा जो है वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। और मैं लड़कियों से भी ये गुजारिश करूंगी कि आप अपने दिन प्रतिदिन जो आपकी कार्यशैली है उसमें उसको आप सुधारें। आप अपने आप को अपने माता पिता के समक्ष ऐसा प्रस्तुत करें जिससे लगे कि हाँ मेरी बच्चियां काफी होशियार है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने कर्तव्यों को समझती है। जैसे इसमें छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मेरा तो मानना है कि यदि आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज करती हैं, यदि सुबह उठती हैं, यदि अर्ली उठती हैं, थोड़ा व्यायाम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, पढ़ती हैं, तो खुद ब खुद आपके पेरेंट्स को लगने लगेगा कि अरे मेरी बच्चियां तो बड़ी होशियार हो गई, अरे मेरी बेटी तो सुबह उठ करके इतना अच्छा से सारा कुछ करती है। अपनी माँ को, पिता को जरा चाय ही बना के पिला दिए सुबह उठ के, तो एक अपनी माँ के कार्यों में, अपने पिता के कार्यों में सहयोग देंगे तो खुद ही आपके प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा। और जब उनका भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा तो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि भाई ये लड़की है, लड़का नहीं है, लड़का होता तो ये करता, लड़का होता तो वो करता। आपको बल्कि वो ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लड़कियां मोल्ड आसानी से हो जाती हैं। उनको मेंटेन करना, माने उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। लड़कियों, क्योंकि आपको ऐसे भी बायोलॉजिकली आप जानती हैं लड़कियों में 2x क्रोमोसोम होता है, तो और मेल्स में X एंड Y होता है। तो जब भी जीन रिकॉम्बिनेशन करता है तो X और X दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं आसानी से। इसलिए लड़कियां जो है बायोलॉजिकली मोर एडवांस्ड और मोर एडाप्टेबल मानी जाती है। बायोलॉजिकली लड़कियों को ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और ऐसे भी नेचर ने भी हमें सृजन की शक्ति दी है, और सिर्फ सृजन ही नहीं, पोषण की भी शक्ति दी है। पोषण और सृजन दोनों आपके पास है, फिर हम क्यों पीछे हैं? सिर्फ पीछे इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। और वो साबित हम कैसे करेंगे? बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस आप अपने रूटीन को अच्छे बना लीजिए। नियमित रोज एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े, एक रूटीन बना ले कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये मुझे व्यायाम करना है, इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे अपना सोशल नेटवर्किंग, जो भी आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसको यूज करना। दिन भर मोबाइल लेके बैठे ना रहें आइडियली, और कोई एक अच्छा हॉबी डेवलप करें, जैसे गाने का हो, कुछ राइटिंग का हो, पेंटिंग का हो, डांसिंग का हो। कुछ ऐसे हॉबीज आप अपने आप में जनरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता यदि आप पे भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे पूरा समाज आप पे भरोसा करेगा। आप अपनी माँ के कामों में, अपने पिता के कामों में भी सहयोग करें। पढ़ाई तो आपको करना ही है, दैट इज योर मेन ड्यूटी, लेकिन मेन ड्यूटी के साथ साथ यदि आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने परिवार के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा आगे, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा समय तक समाज को और अपने परिवार को आप सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि
कि आप स्ट्रांग रहेंगी, आप सशक्त रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, तभी आप खुश रहेंगी। यदि आप खुश रहेंगी तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगी। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगी तो आपका हर निर्णय अच्छा और सही होगा और सभी लोग उसमें आपको सहयोग देंगे। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी लड़कियाँ और हमारी शिक्षिकाएं, मुझे पता है कि सभी रिस्पॉन्सिबल है, सब अच्छे से आपको पढ़ाएंगी और उनके पास जो भी ज्ञान है वो आपको अच्छी तरीके से देंगी। बस आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्लास को थोड़ा इंटरटेनिंग बनाएं ताकि लड़कियां आपके क्लास में आना पसंद करें और कुछ न कुछ नया उन्हें सिखाने का प्रयास करें, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो आपको याद करें। और हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया है और अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उससे हमें मार्गदर्शन देना है और ऐसी हमारी पीढ़ी बने कि वो उस पर हम फक्र कर सकें कि हाँ, हमारी लड़कियां ने इतना कुछ अचीव किया, यहाँ आगे बढ़ी। देखिए, सिर्फ पैसा ही कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं होता। खुश होना और संतोष के साथ जीना, यही जीवन का लक्ष्य है। सिर्फ जैसे आपको लगता है वो मॉडर्न है, ये कपड़ा पहन लिए, रोज नए नए कपड़े पहन रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो खुशी नहीं है। खुशी है कि आप खुश रहें, अपने पास जो आपके पास है उसको संयोगें और सही तरीके से उसका उपयोग करें और अपने माता पिता को भी खुश रखें। ये भी आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। इसी शब्दों के साथ में आप लोग सबको आभार व्यक्त करती हूँ और सबको धन्यवाद मैडम। प्रारंभ से ही हम सभी शिक्षिकाएं और छात्राएं आपसे प्रेरित होती रही हैं और आज आपने फिर से अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को सशक्त रहने का मंत्र दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सेहत हजार नियामत, ये कहावत तो हमने सुनी ही है। आपने बताया कि कैसे हम महिलाएं स्वयं स्वस्थ रहकर, अपने सेहत का ख्याल रखकर ही अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। मैडम के इस प्रेरक व्याख्यान के पश्चात मैं इस महाविद्यालय की पूर्ववर्ती छात्रा श्रीमती गीतांजलि चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती गीतांजलि चौधरी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सदगुरुओं को प्रणाम। टीचर्स डे कुछ ही दिन पहले गया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर कि सब उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आज इस मंच पे हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ, कुछ आपके बारे में, कुछ अपने बारे में, कुछ अलमनाई एसोसिएशन का जो प्लान है उसके बारे में आपके समक्ष रखूं। तो सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करती हूँ हमारे इस राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग में अलमनाई एसोसिएशन स्टूडेंट्स की तरफ से। और थैंक यू सब लोगों को बोलूँगी फिर से एक बार कि मैम आज मैं जहाँ भी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। इसका एक प्रमाण ये है कि जब मैंने मैट्रिक पास किया था, उस टाइम मैं जब आई थी गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में, जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय है, उस टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक ही काम करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है। अच्छा सा इंटर पास कर जाऊँ, एक अच्छा सा मम्मी पापा हैंडसम जो भी आप अमाउंट बोले, शादी वादी करे, काम खत्म। क्योंकि जो आपके आसपास एटमॉस्फेयर मिलता है उसमें 90% केसेस ऐसे ही होते हैं। उस 90% में जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे 10% में लोग ऐसे मिले जो कोई भी मैम ऐसा नहीं थी जो जिनका अपना एक टैलेंट नहीं था। सब में कुछ ना कुछ अलग एक टैलेंट था। और एक फंक्शन हुआ था, शायद जयश्री मैम को बहुत अच्छे से याद होगा, रजत जयंती समारोह उस टाइम में हुआ था। तो हम लोगों की पूरी टीम थी, लड़कियों की और वॉलंटियर्स की, और हम लोगों ने धूम मचा दिया था। उस टाइम में आप लोगों का जितने भी टीचर्स थे और जो गेस्ट आए थे उस टाइम, इतना, अभी जैसे मैम का मैंने स्पीच सुना ना तो मुझे वो टाइम अपना वाला याद आ गया कि ये तो अभी यूट्यूब में भी रहेगा आई थिंक। तो सब लोग इसको जरूर सुनिए, क्योंकि लाइफ में जिस एज में आप होते हैं उसमें मोटिवेशनल स्पीच सुनना और ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे टीचर्स की बातों को सुनना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो ही आप अपना दिशा बदलते हैं। मेरे जैसा हो सकता है आपका भी दिशा परिवर्तित हो जाए और आप भी उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू मैम। और आप आई हैं मैम, डॉक्टर रेखा तिवारी मैम, और इतना कुछ आप बता रही हैं, तो मैम एक रिक्वेस्ट होगा कि आपने तो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है लड़कियों के लिए, तो एक आग्रह होगा मेरा कि इस कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट्स के भी ऊपर थोड़ी सी ध्यान दी जाए। क्योंकि दूसरा एक प्लेसमेंट सेल की भी बात मैं कहूंगी, क्योंकि मैं खुद ही पटना वुमेन्स कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में को भी थोड़ा देखती हूँ, तो मुझे ये पता है कि उस एसोसिएशन में एल्मनाई का ही इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि जो एल्मनाई होते हैं या जो अच्छे लोग कहीं भी प्लेस होते हैं, वही बताते हैं ये बात कि आने वाली लड़कियां, आने वाले जनरेशन, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, किसी भी विंग में हो, लेकिन जो हम लोग के टीम से निकले वो कहाँ प्लेस हो रहे हैं। तो अगर वो लोग कुछ बताते हैं पुराने स्टूडेंट्स की यहाँ पे वैकेंसीज है, तो हमारे आज की जो लड़कियां होंगी गुलजारबाग वुमेन्स कॉलेज की, वहाँ प्लेस हो सकती हैं। क्योंकि मैम यहाँ शायद ये कोई ना पूछे कि प्लेसमेंट चांसेस कितना है, लेकिन बाहर प्राइवेट कॉलेजेस में ये चांसेस सबसे ज्यादा होता है कि डोर के पहले ही पूछा जाता है कि प्लेसमेंट सेल कितना है। और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है ये बोलते हुए कि मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज से अच्छा कुछ है, राजकीय महिला महाविद्यालय से अच्छा है, जहाँ पे टीचर बिल्कुल अपने मनोभाव से, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, कभी कभी कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट भी, जब भूख लगता था तो बहुत लोगों ने मुझे खिलाया भी है समोसा वगैरह। तो ऐसा होता था कि भूख लगता था, बोलते नहीं थे हम लोग, तो लेकिन इतना होता था कि जितना काम करते थे, तो वो एक कैंटीन हुआ करता था। तो मैम कैंटीन का भी व्यवस्था जरूर रखिएगा, क्योंकि काम करने के बाद लड़कियां आपके पास नहीं आएंगी, लेकिन कैंटीन वाले पास जरूर जाएंगी। तो क्योंकि काम एक ऐसा भूख है ना, अगर वो चीज आज चला गया तो आई थिंक कि ऊंचा तो जरूर लोग पहुंच जाएंगे। और इससे ही मैं आज अपने लिए एक वर्ड बोलूंगी जो मैं उस टाइम से लेके अभी तक सोचती हूँ, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये लाइन तब भी मैं सोचती थी, आज भी मैं सोचती हूँ, और मैं जीवन में हमेशा याद रखूंगी। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स आती है मुझे, मैं यही सोचती हूँ कि आखिर भगवान ने मुझे उस काम के लिए चुना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है। और आज जो मैम बता रही है, मैम बैठी है, तो मुझे लग रहा है कि मैम ने सच में उनको इस बात के लिए चुना है। और जयश्री मैम को भी इसलिए चुना कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, और आप लोगों को एज अ विंग टीचर इसलिए भी चुना कि हम लोग जैसे और भी स्टूडेंट्स डेवलप हो सके। तो एल्मनाई एसोसिएशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी, मिताली हो, शिवानी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे थोड़े करीब रहे, कि मैं सब लोगों की तरफ से यही बोलूंगी कि मैम हम लोग को आप जहाँ भी पाएंगी पीछे मुड़ के देखेंगी, हमारे कॉलेज के आपके जितने भी स्टूडेंट्स एल्मनाई, वो हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। आप एक बार ऑर्डर दीजिए कि आप लोग चले आइए, हम लोग बिल्कुल आएंगे मैम। और यही बोलूंगी आप स्टूडेंट्स को कि मैम लोग बहुत अच्छी हैं, और सब मैम सारे विभाग की मैम इतनी अच्छी हैं कि आप उनके पास अगर हाथ फैलाएंगी तो वो हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुनर देंगी जो खाली नहीं होगा। बस उनको एक काम जरूर कीजिएगा, उनको रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी कोई भी टीचर हो वो रिस्पेक्ट का बड़ा भूखा होता है। तो बस यही बोलूंगी मैम, और थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छे गीतांजलि। मुझे याद है गीतांजलि जब इंटर में थी, उसी साल संभवतः हम लोगों ने इस महाविद्यालय में ज्वाइन किया था, 1998 की बात है। और मुझे ये भी याद है गीतांजलि कि हम लोग तुम्हारी शादी में भी गए थे। तुमने हमें बुलाया था और हम सभी तुम्हारी शादी में भी गए थे। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था इनकी शादी में। बाद में हमने ट्रीट किया था हम लोगों को फर्स्ट बैच में, तब बाद में शादी में की बात थी, तो हम लोगों का ये बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। ये यहाँ जिक्र करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो अभी जो छात्राएं हैं वो भी जान सकें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच रिलेशन काफी कॉर्डियल और काफी अच्छे होते हैं, और ये होना भी चाहिए। और इसके बाद में यहाँ
एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से गीतांजलि एक अपने स्वर्ण उपहार लेकर आई है। एक ट्रे और पोस्टर सेट है। मैडम को उपहार स्वरूप देते हुए गीतांजलि। बात यहाँ हो रही है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव के संबंध में। मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत बार हमने अखबारों में पढ़ा है और उस लिहाज से हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ पर भले प्रमोशन की बात हमारे विश्वविद्यालय और सरकार में रहने की वजह से एक अलग पेच है, लेकिन सुविधा ये है कि आर्थिक असमानता या आर्थिक भेदभाव हमारे बीच में नहीं है। अगर पुरुष भी इस महाविद्यालय में हमारे पद पे कार्यरत रहते तो उन्हें भी हमारे समान ही वेतनमान मिलता, जबकि हॉलीवुड, बॉलीवुड या बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें हम अक्सर सुनने को हमें मिलता है कि जो वहाँ महिला कर्मचारी हैं उनको समान कार्य के लिए अपने पुरुष सहकर्मी की तुलना में कम वेतन मिलता है। तो इस लिहाज से हमारा इस महाविद्यालय की शिक्षिकाओं का यह सौभाग्य है कि हम सरकार के संरक्षण में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं और इस आर्थिक भेदभाव से बचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और समाज की बहुत सारी महिलाएं इस भेदभाव से जूझती हैं। तो इन्हीं सब पर प्रकाश डालने के लिए आर्थिक असमानता कैसे समाज में मौजूद है, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सहकर्मी सहायक प्राध्यापिका श्रीमती अनीता मिंज को, जो आपको महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव के आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालेंगी। श्रीमती अनीता मिंज। धन्यवाद उषा। परम श्रद्धेय निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर रेखा कुमारी मैम, आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षा विभाग से आए हमारे अतिथिगण, हमारे सहकर्मियों, महाविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण तथा प्यारी छात्राओं, आज महिला सशक्तिकरण पर कुछ बोलने से पहले सर्वप्रथम नारी पर मैं चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। नारी हूँ मैं, ममता की प्रतिमूर्ति कहलाती हूँ। अपने पूरे जीवन में संघर्ष से दो दो हाथ कर जाती हूँ। काल से टकराने की अदम्य साहस होती है मुझ में। सावित्री बन यमराज से प्राण लौटाने की पहचान हूँ मैं। किसी भी राष्ट्र में या समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। महिला जिसे कभी मात्र भोग एवं वंश वृद्धि का नजरिया समझा जाता था, आज वह पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम न लहराया हो। हालांकि यहाँ तक का सफर तय करने में महिलाओं को मुश्किलों एवं संघर्ष के दौर से भी गुजरना पड़ा है। महिला को सशक्त करने में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला का तात्पर्य केवल नौकरी करने वाली महिलाओं से नहीं है, वरन आज तमाम ऐसे क्षेत्रों से है जहां पर महिलाएं अपनी काबिलियत के बदौलत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। बेशक आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं सबल एवं समृद्ध परिवार बनाती हैं और सबल एवं समृद्ध परिवार से अच्छे निर्माण एवं अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। आज की महिलाएं खेल का क्षेत्र हो या पर्यटन का, शिक्षा का क्षेत्र हो या न्याय का, सभी क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाकर आर्थिक उपार्जन कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। आर्थिक रूप से सशक्त नारी के मुख पर आत्मविश्वास झलकता है।
पुरुषों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है तथा वे अपने पर होने वाले किसी भी अन्याय का पुरजोर विरोध करती हैं। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहती हैं, जहां उन्मुक्तता, सृजन एवं सबलता का एहसास हो। महिला सशक्तिकरण एवं विकास के लिए निसंदेह सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस स्थिति से उबरने का उपाय यह है कि स्त्री को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिहार सरकार ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसे मैडम ने अभी खुद हमें बताया कि हमारी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। जब पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी तो स्वभावतः उनका दोहन, शोषण आदि समाप्त हो जाएगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए स्त्रियों का आर्थिक रूप से मजबूत होना आज के जमाने की एक मांग है। अब मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। काफी अच्छे ढंग से अनीता मैम ने बताया कि क्यों और किस तरह महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसी चीजें हम लोगों के लिए एक और अच्छा समाचार है कि 2 साल की छुट्टी मैटरनिटी लीव जो है फुल पे के साथ गवर्नमेंट का प्रपोजल है। मुझे लगता है जल्दी है एप्लीकेबल हो जाए, तो ये महिलाओं के लिए ठीक है। मुझे लगता है 2 साल अभी मिल जाए तो नौकरी करने थोड़ा सहूलियत होगा। लड़कियों को यहाँ हो जाएगा, वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। मैंने काश पहले होता हम लोग का कोटा पूरा हो चुका है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार सरकार ने बालिका शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा और उनके उन्नति के लिए काफी काम किए हैं। और इसके बाद में महाविद्यालय की स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा मरहूबा गजाली हाशमी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। मरहूबा को जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, ये एक विशेष परिधान धारण किए हुए हैं जो एनएसएस का ड्रेस है। मैडम का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि महाविद्यालय में जैसा कि आपको याद है कि एनसीसी कार्यरत है, उसी प्रकार उसी के समकक्ष और उसी के पैरेलल समानांतर एनएसएस का भी हमारे यहाँ कार्यरत है। और ये छात्राएं एनएसएस में एनरोल हैं और ये कैप और ये स्कार्फ उसी का एक हिस्सा है। यहाँ जितनी भी छात्राएं आती हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि एनसीसी और एनएसएस दोनों में से किसी एक में वो एनरोल हो ताकि उनको सशक्त होने में मदद मिले। मुझे याद है कि जब मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो मैं अपने विश्वविद्यालय में एनएसएस का मैंने 3 कैंप किया था, जिसका काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से। तो वहाँ एनएसएस हम लोग के लिए मस्ट था, या तो एनएसएस लीजिए या एनसीसी लीजिए। और उनके जो कैंप्स होते हैं या जितने घंटे काम के होते हैं वो हमने पूरे किए थे और उसके चलते इंटरव्यू में 5 मार्क्स वेटेज मिले थे मुझे। तो इंटरव्यू में 1 नंबर भी काफी मायने रखता है। और वैसे में अगर आप इस तरह के कैंप कर लेती हैं
और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो आप जब कभी इंटरव्यू में जाइएगा तो 5 नंबर आपकी और हाथ बढ़ा करके आपको आगे खींचने के लिए रहेगा। तो एनसीसी में भी है कैंप, जितना आप कीजिए। मैंने 3 कैंप किए थे, उसके आधार पे 5 मार्क्स मिले थे। इसलिए सभी छात्राएं एनएसएस या एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। और अब चलिए हम सुनते हैं एनएसएस की छात्रा जो बीए द्वितीय वर्ष की भी छात्रा है, महबूबा गजाली हाशमी, इनके विचारों को। आदरणीय महोदय, सम्मानीय उपनिदेशक महोदय, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापिकाएं, अन्य कर्मचारीगण तथा मेरी सहपाठियों, हम सब आज यहाँ कॉलेज के नए भवन में एकत्रित हुए हैं। मैं अपने विशिष्ट अतिथि निदेशक महोदय को धन्यवाद पर अनुग्रह करने का समय निकाला है। आज हम सब इस नए कॉलेज में निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय और प्राचार्य महोदय की वजह से मौजूद हैं। हम सब निदेशक महोदय और प्राचार्य महोदय के बहुत आभारी हैं। मैं इस समारोह के लिए अपने अपार समर्थन के लिए हमारी प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह को एक शानदार सफलता बनाने में आपके सहयोग के लिए मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महबूबा। और इस प्रकार आज के इस कार्यशाला में संभवतः जितने लोग अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमें हामी भरे थे, उनके विचार प्रस्तुत हो चुके हैं। और किसी भी कार्यशाला की एक औपचारिकता होती है कि कार्यक्रम के प्रतिवेदन प्रस्तुति की। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर संगीता विश्वनाथ को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय निदेशिका महोदया, मंच पर उपस्थित हमारे प्राचार्य, हमारी सहयोगीगण, सेक्रेटेरिएट के स्टाफ, आप सभी का एक बारगी अभिनंदन है। और मैं फैज अहमद फैज साहब की एक बात से आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, बाजे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो हमारे गाय घाट स्थित महाविद्यालय के नए परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव के आयोजन पर हमारी अतिथि वक्ता डॉक्टर रेखा कुमारी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग के शब्द महिलाओं की शक्ति पर प्रकाश पुंज का कार्य कर रहे हैं। नारी शुरू से सशक्त, बस अब उसे उसका आभास हो। हम लोगों को यही लगता है कि हमें आभास हो कि हम कितने सशक्त हैं। माहौल को मजबूती देना, अपने निर्णय पे अडिग रहना, हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा ये महाविद्यालय है, इसे हम हमेशा याद रखें। सशक्तिकरण में साक्षरता का प्रतिशत भी मायने रखता है। सही गलत का निर्णय भी लेना जरूरी है। और महिलाओं का ये सब मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारी निदेशक महोदया ने भी हमें इंगित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आशा की ज्योति है, जो सरकारी योजना के तहत है, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, जागरूकता लाती है। मैडम, आपके वाक्यांश कि जहाँ औरतें हैं वहाँ खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है, ये आपके सुंदर मन का द्योतक है। आज का पूरा समाज बदलाव के आवरण से अपने आप को रोज ढाल रहा है, रोज बदल रहा है। गर्ल्स बायोलॉजिकल
एडवांस होती हैं तो हम सृजन की देवी को हर तरफ से योजनाबद्ध तरीके से क्यों नहीं संवारें। हम स्वयं को खुश रखें ताकि सकारात्मक भावना से हम हमेशा ओतप्रोत रहें। हमारी पूर्ववर्ती छात्रा गीतांजलि ने अपने संस्मरण रखे। इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा मार्ग प्रदर्शन को उन्नत प्रक्रिया बताई। हमारी सहयोगी सहायक प्राध्यापिका श्रीमती अनीता मिंज ने आर्थिक पहलू पर प्रकाश डाला। आज हम जमीन से आसमान तक का सफर कठिन परिस्थितियों के बीच से होकर गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, विकास के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं। सरकारी नौकरी में भी हमें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। हम इससे हमारी आर्थिक नींव एक नए आयाम पर है, इससे हम आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब मैडम का महत्वपूर्ण और कीमती समय अधिक नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार। और उषा को भी धन्यवाद, और प्राचार्य महोदया को भी जिन्होंने मुझे रिपोर्टियर का काम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। मेरा बोलने का कतई इरादा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा है कि कुछ बोल देना चाह रही हूँ फिर से। लैंगिक भेदभाव की बात आ रही है और हम महिलाएं हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता, हमारा ये फर्ज है कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से करें कि भेदभाव समाप्त हो। बेटी और बेटा हर घर में है, और जाने अनजाने हम भी कभी न कभी ऐसा भेदभाव अपने घर में अपने बच्चों के बीच में कर जाते हैं। इससे हम सभी सहमत होंगे, किसी को इनकार नहीं होगा कि नहीं चाहते हुए भी हम अपने बच्चों में अगर बेटा बेटी है तो किसी न किसी स्तर पर हम कुछ भेदभाव कर जाते हैं। इसलिए इस लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की शुरुआत हम महिलाएं, हम शिक्षिकाएं अपने घर से करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि हम दूसरों को भी ये कह सकें कि भाई बेटा और बेटी बराबर है। खुशी की बात ये है कि जब हम बच्चे थे तब हम खुद अपने घर के पुरुष सदस्यों से अपने को हिंतर या कमतर मानते थे। भाइयों की तुलना में हम अपने को थोड़ा कमतर समझते थे, लेकिन खुशी है कि आज की जो बेटियां हैं वो अपने भाई से अपने को किसी स्तर पे कमतर नहीं मानती हैं, खुद को नहीं मानती हैं। अब बस जरूरत ये है कि हम भी इस बात को समझें और अपनी बेटियों को बेटों की तुलना में उन्हें कमतर ना मानें। चलिए, अब ये सब इसी विचार के साथ आज का ये कार्यशाला संपन्न होता है। अब वक्त है धन्यवाद ज्ञापन का, जो एक औपचारिकता, एक आवश्यक औपचारिकता है। तो मैं सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि रेखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने इतने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच से भी हमारे लिए समय निकाला, हमारे बीच आई और अपने विचारों से हमें उद्बोधित किया, हमें जागरूक किया। मैडम का आना हमेशा से ही हमारे महाविद्यालय के लिए शुभ रहा है। हम भविष्य में भी आशा करेंगे कि मैडम अपने कल्याणकारी योजनाओं से हमारे महाविद्यालय का कल्याण करती रहेंगी। उनके साथ जितने सम्मानित गण आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग अपने सचिवालय में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों से विराम लेकर हमारे लिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारा हौसला बढ़ाया। उम्मीद है हमारा ये छोटा सा आयोजन आप सभी को पसंद आया होगा, और जो कमियां हैं उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे, और आशा करेंगे कि जो कमियां दिख रही हैं उन्हें आप पूरा करने का हमें मौका दें और हमें संसाधन उपलब्ध कराएं कि जो कमियां हैं आगे के कार्यक्रम में वो कमियां भी दूर हो सकें। इसके बाद मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर जयश्री मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिनके अथक प्रयास से कॉलेज शिफ्टिंग का कार्य तो हो ही पाया, इतने कम समय में ये कार्यशाला भी आयोजित हो पाया। उन्होंने मैडम को आमंत्रित किया, उनको आने के लिए मना लिया,
मेरे ख्याल से मैडम हमेशा ही हमारे बीच आने के लिए तैयार रहेंगी। तो मैडम का सहयोग, जयश्री मैम का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी रहा है। इसके अतिरिक्त इस कक्ष में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितनी भी टीचर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सिर्फ एक व्यक्ति के वन मैन शो नहीं होता। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस प्रकार किसी भवन को बनाने में एक एक ईंट का महत्व होता है, उसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में उस संस्था के एक एक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस महाविद्यालय परिवार की जितनी भी सहायक प्राध्यापिकाएं हैं, जितने भी कार्यालय कर्मचारीगण हैं, कार्यालय परिचारीगण हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। इसके पश्चात मैं तकनीकी सहयोग और सहायता के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट प्रोवाइडर श्री राजेश कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम या जो स्मार्ट बोर्ड पे हमें कार्यक्रम देख पा रहे हैं, ये प्रसारित हो पा रहा है, ये संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त मैं पूर्ववर्ती छात्रा गीतांजलि चौधरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी व्यस्त रहती हैं, अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे बीच आई और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। संजीव, राजीव और हमारे फोटोग्राफर, अगर मैं आदिल जी को भूल जाऊं तो शायद ये उचित नहीं होगा, क्योंकि फोटो वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अतीत में जाते हैं। इस कार्यक्रम के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो भविष्य में हम जब कभी देखेंगे कि पूरा कार्यक्रम हमारे आंखों के सामने रूपायित हो जाएगा। इसके लिए मैं आदिल जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि ऑडियो सिस्टम के लिए, पीएससी सिस्टम के लिए भी बैठे हुए हैं एक श्रीमान, नाम मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए जितने भी महाविद्यालय के कर्मचारीगण पूरे मनोभाव से तत्पर हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अंत में जिस प्रकार हमने शुरुआत देवता की स्तुति से की थी, तो भगवान परमपिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके आशीर्वाद से हम सभी सकुशल रहकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर पाए। और इसी के साथ